साधु साथियों, एक इनकलाबी धरती रोहतक और हरियाणा की इनकलाबी धरती रोहतक के अलग अलग हिस्सों से आए हुए दोस्तों, मैं बहुत आभारी हूँ मेरी यादगार समिति रोहतक का कि उन्होंने मौका दिया मुझे अपने कुछ विचार, अपने कुछ दुख, अपने कुछ सपने आपके साथ साझा करने के लिए। और इस मौके के लिए और ख़ास तौर पर आज इनकलाब 1857 का इनकलाब असल में आज शुरू हुआ था बाकायदा, जब भारत को आज़ाद घोषित किया गया था 11 मई सोमवार 1857 को लाल किले के अंदर। लेकिन वो सारी गाथा बताने से पहले, आपके साथ साझा करने से पहले, और मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं आपके साथ थोड़ी बातें रखूँगा। मान लीजिए मैं 1857 की बात रखूँगा, 1858 की बात रखूँगा, 1859 की बात रखूँगा, तो मैं उस जमाने के दस्तावेजों के आधार पर बात करूँगा। ये कोई चाय खाने की बातचीत नहीं होगी है, ये अखबार नवीसी वाली बात नहीं होगी कि मैंने एक लेख लिखना है उसको फिर मैंने जिस हिसाब से मैं एक चीज जो आपके सामने रखूँगा सच, वो अंग्रेजों के दस्तावेजों से, उस जमाने के नैरेटिव, उस जमाने के जो कथानक है, उस जमाने के जो इनकलाबियों के दस्तावेज है, इनकलाबियों की लिखी हुई जो जीवन है या उनके बारे में उस जमाने में जो लिखे गए उस पर बात करूँगा। पर उससे पहले ये भी है कि बहुत सारे मेरे प्यारे साथी जिनको मैं बहुत प्यार करता हूँ, बहुत अदब और आदर से, वो साथी यहाँ पर मौजूद हैं। कॉमरेड पी कपूर आए हुए हैं पानीपत से, और जिनके साथ काम करते हुए आशा जी आई हुई हैं, उनकी पत्नी, जिनके साथ मैंने बहुत कुछ सीखा है हरियाणा में काम करते हुए, गाँव के अंदर काम करते हुए। उनके साथी पानीपत से आए हैं कई साथी। और कल मुझे एक मैसेज मिला था व्हाट्सएप पर कि हम लोग भी आ रहे हैं। मैंने इनको लिखा था तो मेरी लॉटरी खुल रही है कल होकर, अगर आप लोग वहाँ पर आ रहे हो। तो मैंने इनको लिखा था, तो ये बहुत की बात है। और एक शिकायत भी है भाई बंधुओं से, आप मेरे लिए क्या क्या लिख देते हैं, लेकिन मैं एक कार्यकर्ता हूँ, राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ, वो नहीं लिखते हैं। मेरी अगर सिर्फ एक पहचान है वो है मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ। सन 1966 से मैं कम्युनिस्ट तहरीक से जुड़ा था, और अगर किसी को कम्युनिस्ट तहरीक से कोई शिकायत है तो उनसे मैं बाद में बात करूंगा कि मैं क्यों जुड़ा था, मैं प्रेरित करूंगा कि उनको भी दावत दूं आने का। तो मेरे 66 में इश्तराकी, जिसको इशफाकुल्लाह का इश्तराकी तहरीक कहते थे, वो उससे मैं जुड़ा, और मुझे कभी भी कोई भटकाव या उसके बारे में कोई हुआ नहीं हुआ। और ये वही मेरा एक रूप था जिसने मुझे भारत की जनता के संग्रामों पर बात करने मुझे सलाहियत दी, और मैंने उस काम को ईमानदारी से किया। और प्रमोद भाई साहब ने ये बात बहुत अच्छी तरह से बताई कि वो हमारा आज़ादी का संघर्ष, और आज़ादी का संघर्ष हम इस पर बहस हो सकती है कि 11 मई 1857 को जो शुरू हुआ था कि वो पहला संघर्ष था या नहीं, उस पर अलग मत है। उससे पहले बहुत संघर्ष हुए और देशव्यापी भी, यानी उसको देश जितना भी था, देश जितना भी था, तो वो जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब बंगाल की दीवानी पर कब्जा कर लिया, यानी उस वक्त बंगाल का मतलब था बिहार और उड़ीसा भी, तो उसके बाद से 1857 तक 10,000 बड़े किसान विद्रोह हैं। कितने? 10,000 बड़े किसान विद्रोह हैं, लेकिन वो कभी लिखा नहीं गया। हमने भगवानों की कथाएं लिखी हैं, हमने धर्मों के बीच में जंगों की कथाएं लिखी हैं, हमने राजा राजाओं की कथाएं लिखी हैं, लेकिन हमने जन संघर्षों की कथाएं नहीं लिखी हैं। हम में से कितने साथी रोहतक में रहते हुए ये जान सकते हैं कि हडसन, जिसने दिल्ली 19 सितंबर 1857 को, जिस पर दिल्ली पर कब्जा करने में सबसे बड़ा रोल था, जिसने बहादुर शासक को गिरफ्तार किया, उनके बच्चों को, पोतों को कत्ल किया पूरी दरवाजे पर, दिल्ली गेट पर, उसने अपने खतों में जो अपनी पत्नी को रोज लिखता था, और उसके भाई ने वो छापे हैं हडसन के जो मेमोयर्स हैं, उसने लिखा है कि अगर आप रोहतक से जो मदद आ रही है उसको नहीं रोकोगे, अगर गुड़गांव से जो मदद आ रही है उसको नहीं
नहीं रोकोगे तो आप दिल्ली को आजाद नहीं करा सकते, यानी जो इनकलाबियों ने कब्जा कर लिया था आजाद नहीं करा सकते। और उसने कितने हमले बोले रोहतक में और कितने कत्ल किए हैं, कितने लोगों को लूटा है, वो आप उसकी डायरी आप मेरे से ले सकते हैं जिसको चाहिए, वो पीडीएफ है कि रोहतक के लिए वो स्पेशल हमला करने आता था, जिसको कई बार हम लोग कहते हैं वो क्या कहते हैं जो पाकिस्तान में हमने किया था, सर्जिकल स्ट्राइक। सर्जिकल स्ट्राइक करने वो यहाँ पर आता था। और सपोर्ट करने में कौन कौन रहते थे? सिंध का राजा, पटियाला का राजा, रोहतक के कई बड़े जमींदार, पटौदी का राजा, ये सारे के सारे साथ देते थे। और यहाँ 1,000 2,000 लोगों को कत्ल कर वो जाता था हर्षन का ये कहना। और इसी तरह से गुड़गांव में अटैक करता था, उसने कहता जब तक ये सप्लाई लाइन आप बंद नहीं करेंगे तो आप नहीं कर सकते। तो रोहतक की जो दास्तान है, और मेरठ भी यहाँ से बहुत ज्यादा दूर नहीं, 120 किलोमीटर से कम है, तो और ये पट्टी बोली थी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, एक बात और जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि आज देश की जो हालत है उससे संदर्भ जोड़े बिना हम साझी शहादत, साझी विरासत की बात करना क्यों जरूरी है, उसको समझना मुश्किल होगा। देखिए, मैं एक सवाल आपके सामने रखता हूं कि आज भगत सिंह आ जाए, अशफाकुल्लाह आ जाए, राम प्रसाद बिस्मिल आ जाए, शेमन जाट आ जाए, जो वेस्टर्न यूपी के बहुत बड़े क्रांतिकारी सेना नायक थे 18 वो कितनी देर जिंदा रह पाएंगे जरा मुझे आप बताएं। और वो नारा लगाएं, अत्याचार खत्म करो, हमको अगर राज हो, हम किसी का गुलाम नहीं रहेंगे, इनकलाब जिंदाबाद, डाउन विद इंपीरियलिज्म, डाउन विद इंपीरियलिज्म होता है डाउन विद रूल। कितनी देर जिंदा रह पाएंगे? मिनट रह पाएंगे। आप पुलिस वाले उनको फांसी पर लटकाने से पहले, पुलिस तो बाद में आएगी, सड़क पर जो गुंडे जो अलग अलग तरह के झंडे लेकर घूम रहे हैं उनको लिंच कर देंगे, उनको लिंच कर देंगे। पुलिस को आकर ये कहेगी कि ये गुमनाम लाशें थी, इनका नाम नहीं पता लग रहा, क्योंकि तो पता नहीं किसी पुराने जमाने के लोग लग रहे हैं, अब इनका पता नहीं है। और इनको जो है, इनको लावारिस लाशों में, हमको लावारिस लाशें हम जानते हैं 50-60 एक साथ जमा हो जाती हैं, तब उनको एक साथ अग्नि दे दी जाती है, तो ये उनके साथ ये किया जाएगा। और ये बात 1948 शैलेंद्र ने लिख दी थी। शैलेंद्र जिनको हम फिल्मों का कवि मानते हैं, आप जानते हैं मजदूर किसान आंदोलन से जुड़े हुए। और ये जो नारा हम लगाते हैं, हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा, ये उनके गीत का मुखड़ा है। हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, तुमने मांगे ठुकराई है, तुमने तोड़ा है हर वादा, हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। ये नारा किसान आंदोलन को जो है शैलेंद्र साहब कर दिया। उन्होंने 1948 में जो गीत लिख दिया था उसकी 2-4 लाइन में। अच्छा, ये बताइए कि आपको मुझे झेलने का कितना मादा है, कितनी देर लग यारो। युवा लोगों को सुनना, युवा लोगों के लिए है। हाँ, जब आप कहें कि हो गया तो भगत सिंह इस बार न लेना काया, भारतवासी की देशभक्ति के लिए आज भी सजा मिलेगी फांसी। कब लिख रहे हैं वो? 2022 में नहीं लिख रहे, 1948 का लिख रहे हैं। मत समझो पूछे जाओगे क्योंकि लड़े थे दुश्मन से, रुत ऐसी है आग लड़ी है अब दिल्ली की लंदन से। होगी हुए वियोगी दुनिया बदल गई, वनवासी की प्रेम विभोर हुए नेतागण, नीरा बरसी अंबर से। दुश्मनी जब अपना टीपू जैसों का क्या करना है, शांति सुरक्षा की खातिर हर हिम्मत पर से डरना है। निकला है कानून नया, चुटकी बजते बन जाओगे, न्याय अदालत की मत पूछो, सीधे मुक्ति पाओगे। सुप्रीम
अंग्रेजों के सामने 15-16 साल के इंतजार के बाद एक मुकदमा आया है। कानून बिल्कुल साफ है कि अंग्रेजों के जमाने का ये किसी को भी बंद कर देने का, किसी को भी जेल में डाल देने का, किसी को भी ये कहने का कि तेरे पर हमने ये इल्जाम लगाया है और इसका सबूत तूने देना है कि तू मुलजिम नहीं है। अंग्रेजों के जमाने में भी ये नहीं था। उस पर सुप्रीम कोर्ट को कितना टाइम लग रहा है अभी ये करने का कि जी हमको क्या करना है क्या नहीं करना है। हम सीधा बोल रहे हैं कि ये अंग्रेजों ने भी जिस कानून को लागू नहीं किया था उसको आप लागू नहीं कर सकते। अगर आप देश को आजाद भारत कहते हैं तो 124A शंकर शैलेंद्र का ठीक है 1948 का नियम आज के संदर्भ के अंदर भी आपको हमको समझना पड़ेगा। और उसके बाद आप जानते हैं ये एक देश है, इस पर चाहे जो भी नाम दीजिए, और ये देश 15 अगस्त 1947 को बना था। और ये देश 15 अगस्त 1947 में जो बना था उससे पहले 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने एक संविधान पास किया था और उसकी प्रस्तावना थी। मैं आपको आपका थोड़ा समय तो लूंगा लेकिन मैं उसके शब्द आपको जरूर आपके सामने रखना चाहूंगा। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रबुद्ध संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। 1975 में इसमें दो शब्द जोड़े गए जो 26 नवंबर 1949 वाली में नहीं थे, समाजवादी और समाजवादी। इस पर एक अलग से बहस हो सकती है कि इसको जोड़ना जरूरी था या नहीं, लेकिन एक बात साफ है कि जो पूरी भावना थी संविधान की, पूरी भावना थी हमारी प्रस्तावना की, ये उसको मजबूती कर रहा है, ये उसको कमजोर नहीं कर रहा था किसी कोई चीज को कमजोर कर रहा है। लेकिन इस प्रस्तावना इस संविधान के तहत शपथ लेकर इस देश के चीफ मिनिस्टर ने जो बाद में प्रधानमंत्री भी बने, उन्होंने 20 जुलाई 1913 को राइटर्स जो दुनिया की बहुत बड़ी न्यूज एजेंसी है उसके दो जर्नलिस्ट से बात करते हुए कहा, उनसे पूछा गया व्हाट इज योर पहचान, व्हाट इज योर पॉलिटिकल आइडेंटिटी। कहा आई एम अ हिंदू नेशनलिस्ट। इस देश पर फिर कोई विद्रोह नहीं हुआ, किसी कोर्ट ने सो मोटो नोटिस नहीं दिया, किसी विरोधी पार्टी ने भी सवाल नहीं उठाया, और हिंदुत्ववादी और इस्लामवादी देश के साथ कुछ भी करते रहे थे और उसका खमियाजा हमने भुगता था, लोगों ने भुगता था 15 अगस्त 14 अगस्त 1947 को। लेकिन उसके बाद एक आजाद भारत के लगभग 70 साल के बाद 65 साल के बाद इस देश का एक कॉन्स्टिट्यूशनल पद पर बहुत ऊपर बैठा हुआ बंदा जिसने कहा कि मैं इस संविधान को लागू करूंगा, इस संविधान को 26 नवंबर 1949 को बाद में संविधान को लागू करूंगा, उस दिन उसने इस देश को खंडित कर दिया। क्योंकि जब आपने ये कह दिया कि मैं हिंदू राष्ट्रवादी हूँ तो इसका मतलब ये तो मुसलमान होंगे वो मुसलमान राष्ट्रवादी होंगे, जो सिख होंगे वो सिख राष्ट्रवादी होंगे, तो ईसाई होंगे वो ईसाई राष्ट्रवादी होंगे। तो भारत राष्ट्रवाद तो गया घटे में। ये जो आज आप कल देख रहे हैं, चारों तरफ देख रहे हैं, ये कोई कल की शुरुआत नहीं है, ये कोई पागल हुए लोग नहीं है, ये कोई भांग किए हुए लोग नहीं है। ये बहुत सोची समझी जो नतीजे निकल कर आए हैं, ये उसका नतीजा है। आप हिंदू मुसलमान तो छोड़िए, शहीदों की कौन सी जाति थी? भगत सिंह की कौन सी जाति थी? उधम सिंह की कौन सी जाति थी? अशोका राजा की कौन सी जाति थी? आज हम उसको तय करने में लगे। अशफाकुल्लाह सैयद थे या नॉन सैयद थे, वो पठान थे या गैर पठान थे। इन्होंने शहीदों को नहीं छोड़ा, ये हिंदू मुसलमान ईसाइयों को क्या छोड़ेंगे? तो देश के सामने बहुत बड़े खतरे हैं, लेकिन
मैं आपके सामने जो सच्चाइयां साझा करना चाहते हो दिल खोल के, 58 इंच का सीना बढ़ा के मोहल्लों के अंदर फैल जाइए, बस्तियों के अंदर फैल जाइए और बताइए कि हम जीतेंगे, हम हैं हिंदुस्तान। ये कमीने, ये जलील लोग जो इस देश को धर्मों के अंदर बांटते हैं, जातियों के अंदर बांटते हैं, ये देश को रिप्रेजेंट नहीं करते। और इनके रहते हुए बाहर से किसी दुश्मन को आकर इस देश को तोड़ने की जरूरत नहीं है, यही देश को तोड़ देंगे। लेकिन हम इस देश के बनाने वाले, उन शहीदों के वारिस, उन शहीदों के झंडा उठाने वाले जिन्होंने ये देश बनाया, हम उनके वारिस हैं, हम उनको कभी सफल नहीं होने देंगे। और मैं बात कर रहा हूँ 1857 से, 1857 आपसे बात शुरू करता हूँ। और जैसा मैंने पहले आपसे अर्ज किया था कि मैं 10 साल के अंदर सारी दुनिया से मैंने 1857 के जो दस्तावेज जमा किए उसके आधार पर मैं ये आपके सामने अपनी बात एक तो 1857 क्यों हम कह रहे हैं, 1857 से पहले का मैं बात शुरू नहीं करता, उससे पहले की भी बात शुरू कर सकता हूं। मैं पलासी युद्ध की आपको बात शुरू कर सकता हूं, लेकिन मतलब देश में पहली बार त्रिपुरा से लेकर कन्याकुमारी तक और उधर तमिलनाडु से लेकर अफगानिस्तान तक भारत में एक साथ विद्रोह हुआ। ये 1857 में ही देखा गया, रिकॉर्ड किया गया। उससे पहले इस तरह का हमारे पास कोई दौरा, हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। आप अगर प्लासी के युद्ध में भी जाते हैं, आप जानते हैं कि प्लासी के युद्ध में जो सिराजुद्दौला थे, सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों की लड़ाई हो रही थी और अंग्रेजों की लड़ाई में उनकी सेना में 90% हिंदू थे, 90% हिंदू थे। उनका प्राइम मिनिस्टर मीर जाफर था, कमांडर मीर जाफर था, उनका प्राइम मिनिस्टर राजा दुर्लभ था और उन दोनों ने गद्दारी की। यानी हिंदू मुसलमान सब साथ थे, लेकिन गद्दारी करने वाले भी हिंदू मुसलमान थे। तो ये आप बार बार देखेंगे कि कोई मुसलमान पैदाइशी ईमानदार होता है, कोई हिंदू पैदाइशी ईमानदार होता है, कोई सिख पैदाइशी ईमानदार होता है, इसलिए कहना ठीक नहीं। वो मैं अपनी बात के आखिर में जब आऊंगा, जो आज चल रहा है कि ये इस धर्म के लोगों को इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं, वो मैं आपके सामने रखूंगा। तो इस 1857 इसलिए हम शुरू करते हैं कि भारत का आज का जो नक्शा है वो औरंगजेब ने बनाया था सबसे पहले, सबको खत्म करके उसने अपना राज स्थापित किया। अंग्रेज भी जो पहला राज था उनके पास केवल बंगाल की दीवानी आई था, उसके बाद में वो बढ़ते चले गए। लेकिन 1857 के विद्रोह ने बताया कि हम अंग्रेजों के खिलाफ ही नहीं लड़ रहे, हम अंग्रेजों के जो दलाल हिंदुस्तानी मुसलमान और हिंदू और सिख राजे हैं, हम उनके खिलाफ ही लड़ रहे हैं। सारा भारत एक नदी में पिरोया गया, वो 1857 के अंदर ही होता है। और उसके बारे में मेरे प्यारे दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग ये बताते हैं कि 1857 का मतलब 1857 था, कुछ ही महीनों के अंदर ये निपट गया। और बदकिस्मती से हिंदू और मुसलमान दोनों इतिहासकार और लेखक और अंग्रेजों के दलाल बार बार इसको बोलते हैं कि अरे ये तो गुंडों का काम था, ये तो दफंगों का काम था, ये तो लुटेरों का काम था, ये नीची जातियों का काम था। सर सैयद, ये गद्दार, अंग्रेजों का दलाल, कोई किताब लिखी उसने इस पर। आरसी मजूमदार इतिहासकार है, उस समय में नहीं थे। बंकिम चंद्र चटर्जी बिल्कुल यही बात लिख रहे हैं कि ये जो है ये सब गुंडों का काम था। उसके बाद राजमोहन बसु जो सबसे पहले कहते हैं, उस जमाने के अंदर है, जो ये कहते हैं कि ये हिंदुओं का राष्ट्र है। पहला आदमी जो ये कहता है कि ये हिंदुओं का राष्ट्र है बंगाल के अंदर, और हिंदू नेता वो शुरू करते हैं। तो वो सब क्या कह रहे हैं कि ये गुंडे दफंगे। सर सैयद तो ये कहते हैं कि मुसलमानों में नीची जातियों का काम था, दफंगों का काम था, जो लोग खराब पेशों में हैं उनका काम था। और उस 1957-58 के 1857-58 के अंदर ही दो किताबें आ गई। सर सैयद की किताब आ गई असबाब बगावत, कॉजेज ऑफ द रिवोल्ट इन इंडिया, और कन्हैया लाल जो प्राइम मिनिस्टर था अमेठी के राजा का,
किताब आ गई मोहर्राबे अजीम यानी द ग्रेट वॉर, उर्दू के अंदर आई, ये भी इनकी किताब उर्दू में आई थी। और सर सैयद ने मुसलमानों का हिमायती बनकर, मुसलमान राजाओं का हिमायती बनकर कहा कि इसमें मुसलमानों का रोल नहीं था, ये हिंदुओं ने करा। और अगर मुसलमान कुछ थे भी तो वो शोधे थे, वो लफंगे थे, वो बदमाश थे। ये सब उसने इस्तेमाल किया, बदमाश। बदमाश का मतलब होता है those who are involved in bad profession। और कन्हैया लाल ने लिखा, पंडित कन्हैया लाल ने लिखा कि ये सारा मुसलमानों ने कराया, हिंदुओं ने नहीं कराया। और मैं जरा आपको वो गौरवशाली वो आपको बताता हूँ। आप अगर जानते भी हैं तो मैं फिर आपको दोहराना चाहूंगा। ये आप जानते हैं ना कि इसकी शुरुआत जो हुई थी वो मेरठ से शुरुआत। अच्छा, एक बात मैं दोस्तों आपके सामने और बताना चाहता हूँ कि कोई बात है तो अच्छा ठीक बता दीजिए, आराम से बता। ये सारे लोग जो 1857 के विरोधी हैं वो ये भी कहते हैं कि ये म्यूटिनी थी, फौजी बगावत। हाँ, तो वो भाई साहब फरमा रहे थे फौजी बगावत का नाम तो हाँ, आप मुझे वो 100% माफ कीजिएगा अगर मैं नाम कर शायद मैं बैठा हूँ तो गलत। तो प्यारे दोस्तों, जब से अंग्रेज यहाँ पर आए वो हिंदुस्तानी सिपाहियों से नफरत करते थे कि हर कैंटोनमेंट में 1740-50 के बाद हर कैंटोनमेंट में विद्रोह हो रहा है। यहाँ तक कि वो जिन हिंदुस्तानी फौजियों को सियाम लेकर गए, सियाम का मतलब था इंडोनेशिया और सियाम का मतलब था फिलीपींस वगैरह, वहां लेकर गए, वहां भी बड़े बड़े विद्रोह हुए हिंदुस्तानी फौजियों ने, बड़े बड़े। बरहमपुर का पहला कैंट का विद्रोह हुआ जब उन्होंने कहा कि तुमको समंदर पार ले जाकर हमने बर्मा लेकर जाना है। हिंदुस्तानी फौजियों ने विद्रोह करके हम समंदर पार नहीं करें। सैकड़ों कैंट के विद्रोह है, लेकिन ये जो विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ के अंदर होता है। एग्जैक्ट 119 किलोमीटर है आपके यहाँ से। वो जो विद्रोह होता है वो अपने अलग तरह का विद्रोह था। वो विद्रोह ये था कि वो उन्होंने जीत लिया, कैंट जीत लिया, लेकिन उसके बाद वो लूट मार करके घर नहीं गए। उन्होंने एक और फैसला किया कि हम दिल्ली का राजा जिसको सोने के कैद खाने के अंदर, सोने के जाल के अंदर कैद करके रखा है, हम उसको कहेंगे कि तुम हिंदुस्तान के शहंशाह हो, हमारे शहंशाह हो, हम तुमको बादशाह बनाएंगे और तुम्हारे अंडर में अब हिंदुस्तान चलेगा, हिंदुस्तान आजाद होगा। ये उन्होंने तय किया। लेकिन उससे पहले की घटना आप देखिए कि ये 24 अप्रैल 1857 को ये जो कैंट है मेरठ का, उसमें आदेश दिया जाता है कि तुमने एक कारतूस आया है, उस कारतूस को तुमने मुंह से खोलना होगा, क्योंकि कारतूस को हाथ से खोलने में बड़ी देर लगती थी और फायरिंग दूसरा राउंड चलाने में थी। ये तो पूरा सैनिकों का जगह है, सैनिक में हम क्या बता रहा हूँ कि कारतूस कैसे चलता है। तो खैर वो मुंह से खोलो और लगाओ, मुंह से खोलो और लगाओ, तो इसको उन्होंने मना कर दिया। और ये 10 मई 1857 को इन सबको कोर्ट मार्शल करने के लिए 90 लोगों की रिजिमेंट थी, इसमें से 85 ने कह दिया हम ये इस काम को नहीं करेंगे। और ये कहा गया कि 10 मई को संडे का दिन था, आप आ जाइए, आपका सम्मान। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ जो आज ये कहते हैं कि मुसलमान को मुसलमान को कभी साथ रहे पूरा माइक ऊपर कर लो। देश की नियति है गिरा युद्ध होना। माइक आवाज नहीं आ रही है, माइक में बोलिए, ऊंचा कर लो थोड़ा। बहुत शुक्रिया, माफ करेंगे। इसमें 49 मुसलमान थे, 36 हिंदू थे। 85 लोगों ने जिन्होंने कहा कि हम आपका आदेश नहीं मानते हैं, उसमें कितने मुसलमान थे? 49 और 36 हिंदू थे। इनका कोर्ट मार्शल होना था। इन्होंने पलटवार कर दिया,
उनको नेस्त नाबूद किया, कैंट को जला दिया, और कुछ ज्यादती भी होती है, ज्यादती हुई क्योंकि ये बहुत ज्यादती के शिकार थे। और ये घर नहीं गए, ये मार लूटकर मेरठ के तवाइफों के कोठों पर नहीं गए अय्याशी करने के लिए, हमने इसको सारा निपटाना है और उसके बाद फिर हम जाकर डकैती करेंगे, अपने किसानों अपना घर जाकर वो करेंगे। ये दिल्ली की तरफ चल रही है और दिल्ली की तरफ चल रही है। और ये कहा जाता है, मैं 1857 के अंग्रेज दस्तावेजों से बात कर रहा हूँ, उनके गैजेटियर से बात कर रहा हूँ कि ये कम से कम 10,000 लोग हो गए, गांव से किसान साथ मिलते चले गए, किसान मिलते चले गए। और जब ये दिल्ली पहुंचते हैं तो दिल्ली पर जो राजघाट है, अगर आप जानते हैं, जहाँ सबसे बड़ा शमशान घाट है, वहां पर एक कुश्तियों का पुल था। अंग्रेजों को इसकी सूचना मिल गई थी कि वहां पर क्या हुआ है। वो टेलीग्राम भी एक आ गया था, टेलीग्राम जिसने इस जंग को हमको हरवाने में भी बहुत बड़ा रोल अदा किया। वो टेलीग्राम को अफसर अंग्रेज जो था, कश्मीरी गेट पर जो उनका तो वो था बारूद घर था, वो उसकी जेब में टेलीग्राम पड़ा रहा, दारू ज्यादा पी ली थी, घर सो गया, सुबह उसने खोलकर देखा तो वो उसको कहा गया था कि तुम्हें किश्तियों का पुल उड़वा दो, उसको उड़वा नहीं पाया, उसको उड़वा नहीं पाया और ये सारे लोग आ गए, सारे लोग आ गए और कुछ नहीं किया इन्होंने, कुछ नहीं लूटा, कुछ नहीं किया। ये सीधा लाल किले के दरवाजे पर पहुंच गए। लाल किले का दरवाजा जो बादशाह जफर का महल भी था, मुगल बादशाहों का महल भी था, वो सब लोग शाहजहां के बाद सब लोग वहीं रहते थे। दीवाने खास था, दीवाने आम था, उनका बेगुजरा, उनका हरम खाना था। तो ये वहां पहुंचे, दरवाजा बंद करा दिया गया था क्योंकि अंग्रेजों के कब्जे में बहादुर शाह जफर थे, अंग्रेजी फौजी थे और हिंदुस्तानी फौजी थे, उनकी नौकरी के अंदर इन्होंने दरवाजा थोड़ा अंदर घुस जाते हैं और उसके बाद अगर आप लाल किला गए हैं तो थोड़ा तालाब से गुजरकर आप दीवाने आम पहुंच जाते हैं, चैनल कोर्ट, वहां पर भी कोई नहीं आया। ये लोग घुस गए दीवाने खास में, जहां पर राज दरबार होता था, वहां पर भी कोई नहीं आया। तो उसके बाद ये सीधा हरम में पहुंच गए, जो सनाना था वहां पहुंच गया और बादशाह से कहा आपने हमसे बात करनी पड़ेगी। बादशाह आना कहानी कर रहे हैं। कल मैं एक बड़े डिबेट में था जो बहादुर शाह जफर साहब पर, तो और उनकी स्तुति में थी, उनकी स्तुति की भी जा सकती है एक उसके लिए कि वो तैयार हुए थे, लेकिन बहादुर शाह जफर बहुत मुश्किल से तैयार हुए थे, बहुत मुश्किल से तैयार हुए थे उस जिम्मेदारी को लेने के लिए कि आप उनको लीड करेंगे, ये सच है। और वहां बहुत बहस मुबाजा होता है 4-5 घंटे का, वो आते ही नहीं है, बहादुर शाह जफर बाहर नहीं आते हैं, कहते हैं तो कमर में पैर लटकाए बैठा हूँ, मुझे तो 2 गज जमीन चाहिए, मुझे क्या चाहिए क्या करके। लेकिन अल्टीमेटली और कुछ लोग भी हैं ईमानदार दिल्ली वाले और वो सब जो है वो उनको कहते हैं कि आप हमारे प्रति बने, आप हमारे प्रति बनेंगे और आप शहंशाह हैं। और यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको जो रेखांकित करना चाहता हूँ, ये जो आर्मी है 10,000 लोगों की, कोई दुनिया के बहुत सारे इतिहासकार बहस करते हैं मेरे से कि 1,000 थे 2,000 थे। मैंने कहा यार ये 15 थे, 15 ही आए थे। चलो तुम डर रहे हो कि इतने आदमी नहीं हो सकते, मैंने कहा 15 ही थे, 15 के 15 पहुंच गए, उन्होंने बादशाह को मना लिया या मजबूर कर दिया कि तुम हमारे शहंशाह हो, ठीक है ना। इन 15 के अंदर 80% हिंदू थे। ये जो सिपाही थे, सिपाहियों के अंदर जो 10,000 आया उसमें 80% हिंदू हथियारधारी थे, फौजी थे, ट्रेन फौजी थे। और किसान जो आए थे वो भी बहुत सारे किसान, जो उनके पास लाठी गोली जो भी हो सकता था, वो लाठी तमंचा जो भी था वो लेकर अपने पास लेकर साथ आए थे। ये लोग 80% हिंदू जो बंदूकधारी हैं, जिनके पास लाठी है, जिसके पास हंसिया है, जिनके पास कुछ और है। किसानों के घर में तो बहुत आम बात हो। ये अगर उस दिन चाहते तो कहते यार अंग्रेजों ने इस मुसलमान बादशाह को खत्म किया, हम भी एक लात मारते हैं और रानी लक्ष्मीबाई को क्यों ना बनाते हम शहंशाह हिंदुस्तान, हम तात्या टोपे को क्यों नहीं बनाते, हम पंथ को क्यों नहीं बनाते, हम राव तुलाराम को क्यों नहीं बना देते हैं। किया उन्होंने वो उसी में फैसला। बहादुर शाह जफर को तो कोई डिफेंड करने वाला था ही नहीं,
बहादुर शाह को डिफेंड करने वाले सिर्फ ये इनकलाबी थे जिसमें 80% हिंदू थे हथियार लगे। Who made real king? A caged king. एक कैद में जिसका हुक्म जो है उसके हरम खाने से बाहर नहीं चलता था, उसके जनान खाने से बाहर नहीं चलता था, उसको किंग किसने बनाया? हिंदुओं ने बनाया। लेकिन आप अगर सोच रहे हैं कि वो हिंदू मुसलमान सोच रहे थे, बिल्कुल नहीं सोच रहे थे। उनको ये है, ये हमारा शहंशाह है, ये हमारा बादशाह है, इसको इसके साथ बहुत बुरा किया है और हम बुराई का मुकाबला करेंगे और जान भी दे देंगे। और ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जिन सिपाहियों ने विद्रोह किया था, ये हिंदुस्तान की बहुत अच्छा कमाने वाले लोगों में थे। इनकी नौकरियां थी, इनको पेंशन मिलता था, इनके मरने पर इनकी पत्नियों को, इनके घर वालों को पेंशन मिलता था, इनको रिटायरमेंट पर जमीन मिलती थी। ये अच्छी हैसियत वाले लोग थे उस जमाने के। और इसके बाद क्या होता है, बहादुर शाह जफर की हुकूमत आ जाती है और बहादुर शाह जफर की हुकूमत के बाद जो सबसे पहला हुक्मनामा, जिसको प्रोक्लेमेशन कहते हैं, वो आता है, उर्दू में आता है और उसको बहुत सारी जगह से छाप कर बांटा जाता है। यह सबको अच्छी तरह पता है कि मौजूदा दौर में हिंदू और मुसलमान दोनों धोखेबाज और काफी इधरनी अंग्रेजों के जालिम राज में बर्बाद किए जा रहे हैं। इसलिए तुम खड़े हो, तुम एक साथ खड़े हो, हिंदू मुसलमान सब। और ये भी, और ये इश्तिहार ऊपर लिखा है किस किसके लिए है, वो मैं नाम पढ़कर सुना रहा हूं आपको। जमींदारों, सौदागरों, सरकारी नौकरों, फौजियों, कारीगरों, पंडितों, फकीरों और बुद्धिजीवियों से मुखातिब है। वो जो इश्तिहार लगाए गए उसमें लिखा है ये किस किस से मुखातिब है। दीज आर एड्रेस टू, फिर दोहरा देता हूं, जमींदारों, सौदागरों, सरकारी नौकरों, फौजियों, कारीगरों, पंडितों, फकीरों। आपसे अपील है कि आप इस काम को कर देना। और उसके बाद एक माफी मांगता है ये हुक्मनामा कि जब ये सब हो रहा है और लड़ाई होगी, जब होगी, तो कुछ लोगों के साथ ज्यादती भी हो सकती है। ज्यादती होगी तो उसमें क्या वायदा किया गया है, लेकिन जैसे ही बादशाही सरकार बाकायदा काम करने लगेगी, जिस पर जुल्म हुआ है, किसी लुटेरे या फौजी ने लूटा है, उसके सबूत मिलने पर बादशाही खजाने से भरपाई की जाएगी। और आजाद भारत में हमने क्या कानून बनाया है, स्पेशल, कि सेना कुछ भी करेगी उसकी कोई जवाबदेही नहीं होगी। नॉर्थ ईस्ट और कश्मीर उसके अंडर के अंदर है। और कैसा राज बनता है वो, बहादुर शाह जफर की हुकूमत हो गई और सबसे पहला जो काम हम देखते हैं कि तोपें बनाई जा रही हैं। तोपें जो बनाई जा रही है, जब भी किसी नई तोप को स्थापित किया जाता है, उसको इंस्टॉल किया जाता है, तो एक काम होता है, कुरान पढ़ा जाता है, पंडित आरती उतारते हैं और सिख गुरु साहब का पाठ करते हैं। और ये कहां से मैं लेकर आया हूं, ये जासूसों के खत जो कई लाख रुपए खर्च करके मैं इंग्लैंड, हमारे खत हैं, हमारे दस्तावेज अंबाला से गए, अंबाला मिलिट्री आर्काइव्स का था, वो हमको सेंटीमीटर के हिसाब से फोटो खरीदना पड़ता है। A4 का जो वो है, वो सेंटीमीटर के हिसाब से हमने खरीदना पड़ता है। तो वो ये जासूस अपने अंग्रेजों को जो रिच पर आ गए थे, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है, जो वहां पर आ गए थे, उनको जो खत भेज रहे हैं उसमें है कि आज एक नई तोप लगी और उसमें ये पंडितों ने आरती उतारी, उन्होंने ये उतारा और गणतियों ने ये पढ़ा। और उसके बाद हिंदू मुसलमान है, वहां पर बकरीद आ गई है। 20 जुलाई को बकरीद, ईद उल जुहा जिसको कहते हैं, जिसको कुर्बानी होती है। तो बहादुर शाह जफर और बख्त खान जो कमांडर इन चीफ हैं, वो आदेश देते हैं कि गौकशी नहीं होगी, आप कोई भी जानवर काटिए, गौकशी नहीं होगी, और अगर कोई करेगा तो उसको फिर तोप से उड़ा दिया जाएगा। और कई लोगों ने, जिन्होंने वो करने की कोशिश की, तोप से उड़ा दिया गया। यानी हिंदू मुसलमान एकता ना टूटे। हालांकि गौ
गौकशी का सवाल बिल्कुल एक अलग है। अगर आप विवेकानंद जी को पढ़ेंगे और उनका तीसरा खंड अंग्रेजी और हिंदी का अगर आप उसको पढ़ेंगे तो उन्होंने साफ लिखा है कि एंशिएंट इंडिया में वो ब्राह्मण हो ही नहीं सकता था जिसने गाना खाई हो, क्योंकि वो सबसे पवित्र चीज मानी जाती थी। वो एक अलग बहस है जिसको हम लोग कभी बात नहीं करना चाहिए। उसके बाद जो मेरे प्यारे दोस्तों, जो कमेटी बनाई जाती है, जो 9 टोपी कमेटी बनाई जाती है डिफेंस कमेटी, उसके मेंबर कौन कौन है जरा मैं आपको बताता हूँ। प्रधान सेनापति कमांडर इन चीफ है पवन खान, श्याम सिंह दुगा। ये श्याम सिंह दुगा जरूर हरियाणा से है ना? दुगा हाँ नहीं, राजस्थान से राजस्थान है। जाट दुगा जो है, जो मेरा जो रिसर्च है जाट से। सिरधारा सिंह, गौस मोहम्मद, हीरा सिंह और जासूस जिनका एक का नाम नहीं पता कर पाए वो है एक दोआबी ब्राह्मण। दोआबा यानी गंगा जमुना के बीच के रहने वाले ब्राह्मण। असली दोआबा जो माना जाता है वो पंजाब और क्योंकि ब्राह्मण यहाँ ये पंजाब वाले ब्राह्मण नहीं माने जाएंगे। ब्राह्मण वही गंगा जमुना के बीच का जो दोआबा है। ये बहुत कोशिश कर रहा हूँ इसको जानने की कि ये कौन थे, लेकिन कोई हिसाब तो रखा गया। और इनके कमांडर इन चीफ थे अजीमुल्ला खान। अजीमुल्ला खान, ये जो मेरे प्यारे दोस्तों सारी सच्चाइयां जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये सच्चाइयां अगर 15 अगस्त 1947 के बाद स्कूलों में पढ़ाई गई तो आज कबीरों के हाथ में, गधों के हाथ में हमारा देश जी। अजीमुल्ला खान साहब ने 2 दिन के बाद 13 मई को एक तराना लिख दिया। एक तराना लिख दिया। ये वो तराना है जो आजादी की लड़ाई का तराना बन गया, उर्दू में लिखा हुआ है। और 14 तारीख को प्यामे आजादी दिल्ली के एक उर्दू अखबार ने इसको छाप दिया। हिंदी है हम। पाक वतन है कौम का जन्नत से भी प्यारा, पाक वतन है कौम का जन्नत से भी प्यारा, ये हमारी मिल्कियत हिंदुस्तान हमारा। कौन सी तारीख को लिखा गया है जनाब ये? जी। इसकी रूहानियत अध्यात्म से रोशन है जग सारा। कितना कदीम यानी प्राचीन, कितना नहीं मतलब सुख देने वाला, सब दुनिया से न्यारा, करती है जरखेज उपजाऊ जिसे गंगो जमन की धारा। ऊपर बर्फीला पर्वत पहरेदार हमारा, नीचे साहिल पर बसता सागर का नकारा। अब पोएट्री देखिए, पोएट्री और पॉलिटिक्स देखिए। बहुत सारे लोग बात करते हैं अरे पोएट्री में पॉलिटिक्स नहीं होने चाहिए, तो क्या संन्यास में बैठ के पॉलिटिक्स करेंगे? पॉलिटिक्स तो पोएट्री में ही होगी, पॉलिटिक्स बोलने के अंदर होगी। नीचे साहिल पर बसता सागर का नकारा, इसकी खाने, उर्दू में खाने खदानों को कहते हैं, इसकी खाने उगल रही सीना सोना हीरा पारा, इसकी शान और शौकत का दुनिया में जयकारा। आया फिरंगी दौर दूर से ऐसा मंतर मारा, लूटा दोनों हाथों से प्यारा वतन हमारा। आज शहीदों ने है तुमको अहले वतन ललकारा, तोड़ो गुलामी की जंजीरें बरसाओ अंगारा। हिंदू मुसलमान सिख हमारा भाई भाई प्यारा, ये आजादी का झंडा इसे सलाम हमारा। किताबों में पढ़ाया गया जिंदा रह ही नहीं सकते थे, उनको ऑक्सीजन मिल ही नहीं सकती। उसके बाद सच्ची कुर्बानी की दास्तान आपके सामने रख रहा हूँ। और सबसे पहले मैं हरियाणा की बात करता हूँ, और हरियाणा ने जो कुर्बानी की सारी से क्या आप इस सच को जानते हैं, ईमानदारी से जानते हैं तो खड़े होइएगा। मैं आपको सिजदा करूंगा कि 1857 के सबसे ज्यादा शहीद हिंदुस्तान के किस जिले से हैं? वो दावा से 1857 के सबसे ज्यादा शहीद है मेवात इलाका है।
हाँ जी मेवात, नहीं गुड़गांव में ही था वो सब, हाँ मेवात, मेवात कहते थे उसको। रसगुल्ला राम। हाँ जी जी, नहीं मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। और ये भी आपको बता दूं 1857 में हरियाणा का जो इलाका हरियाणा ही कहलाता, हरियाणा ही कहलाता था, और वो पंजाब। और ये हमारे अंग्रेजों ने जैसे बांटा था, तो बाद में भी हमने लगभग उसी आधार पर बांटा, सबसे ज्यादा शहीद हैं। और हमने भी दिल्ली छोड़कर जो यहाँ बसने का तय किया था, वो इसीलिए तय किया था कि हम यहाँ पर सबसे ज्यादा शहीद हैं। लेकिन अभी गुड़गांव इज अ डिफरेंट सिटी। गुड़गांव अब एक बहुत अलग शहर है, बहुत कम्युनल शहर है। और आपके जो दोस्त रहते हैं वहाँ पर, जो रिश्तेदार रहते हैं, आप उनसे पूछिएगा सवाल ये वहाँ क्या हो रहा है। और उस लड़ाई में हो रहा है, कांग्रेस पीपी कपूर जैसे साथी जो आरटीआई लगाकर बहुत बहुत मदद करते हैं, तो उसको पूरा का पूरा उन लोगों के हाथों में जाने से रोकने की बहुत लड़ाई कांग्रेस पीपी कपूर साथी है। हरियाणा में मैं हांसी आपको लेकर जाना चाहता हूँ। हांसी कितनी दूर है यहाँ से? 85। यहाँ पर दो दोस्त थे। 85 थोड़ा है। 70। ये बात तो पक्की है, यहाँ की हवा वहाँ जाती है, वहाँ की हवा यहाँ आती है, ये पक्की है, बड़ी बात है ना। दो दोस्त थे, मुनीर बेग और लाला हुकमचंद सेन। ईमानदारी से बताइए कितने लोगों ने, इसीलिए तो ये देश का इस्लामाबाद में संस्कृत के विद्वान थे, फारसी के विद्वान थे, अरबी के विद्वान थे, उर्दू के विद्वान थे। और जो कमेटी बनाई गई थी सारे देश को आजाद कराने के लिए अंग्रेजों से, उसके लिए मुखिया बनाए गए थे राव तुलाराम जी के साथ और दूसरे लोगों के साथ। राव तुलाराम जी को परिवाड़ी का कहना ठीक नहीं होगा। राव तुलाराम जी पूरे देश के राव तुलाराम पूरे देश के और उनके जो दास्तान में आपको नाम का इतना गौरवशाली है जी, और उनका परिवार आज का है। ये दोनों ने बहुत लड़ाइयाँ की, विद्वान थे लेकिन हथियार उठाया, सेना का गठन किया। दोनों पकड़े गए गद्दारी की वजह से, जिसमें फौजी का नवाब, जिसमें पटियाला, प्रबंधन के कई गद्दार, बड़े जमींदार की वजह से, सबकी वजह से, और इनको फांसी दी। फांसी देने के बाद अंग्रेजों ने जो बहुत कमीनगी का काम किया, मैं क्या करूं, मैं माइक के बिना नहीं, मैं माइक के बिना माइक में ठीक है सर, माइक में ही बोलो, माइक में ही बोलिए सर। पूरा फिक्र न करें, मैं आपको 5000 आदमी के 5 रुपए की बताऊं तो क्या करता है। जलाया। आवाज नहीं आ व्यक्ति को अग्नि दी गई चिता जलाकर, और हुकुमचंद जी को दफनाया गया। मट्टी आप क्या कह रहे हैं, मैं गलत बोल रहा हूँ या सही क्या कह रहे हैं?
उसने एक तकरीर की और तकरीर में उसने कहा बहुत हिंदू मुसलमान मिलके अंग्रेजों से लड़ोगे, अब लड़ो, अपनी मुक्ति कराओ, अपनी सैल्वेशन कराओ। सैल्वेशन का उसका मतलब क्या था? अगर मुसलमान कब्र में नहीं जाएगा तो उसका हिसाब किताब तो होगा नहीं, फरिश्ते आएंगे नहीं उसको, क्योंकि फरिश्ते आते हैं और उसके क्या क्या उसने गुनाह किए, क्या क्या उसने पवित्र काम किया, उसका हिसाब करते हैं, उसके हिसाब से वो जन्नत जाएगा या जहन्नम जाएगा वो तय होता है। और अगर इधर हुकुमचंद जैन जी की अगर रजिस्ट्री नहीं होगी और उनका तमाम नहीं होगा तो वो भी मुक्ति का जो तमाम सवाल है वो कैसे होगा। उसने ये भाषण किया हिंदू मुसलमान एकता का मजाक उड़ाते थे और उसके बाद और एक घटिया काम क्या किया कि उनके जो हुकुमचंद जी के जो भतीजे थे 13 साल के, जब उन्होंने इसका विरोध किया तो उनको भी फांसी दी गई 13 साल के। फकीर चंद जैन उनका 1857 का वन ऑफ द स्मॉलेस्ट शहीद, इतिहासी की बात है। और झांसी के अंदर हिंदू मुसलमान नौजवानों ने बड़े पैमाने पर लड़ाइयां लड़ी और उनके साथ क्या किया गया कि जो बुलडोजर आजकल दिल्ली में चल रहे हैं या इंदौर में चल रहे हैं या दूसरी जगह चल रहे हैं, यानी अब वो हमारा अशोका का गोल चक्कर तो चला गया, बुलडोजर आने वाला है तिरंगे झंडे पर बड़ी जल्दी। लेकिन उसके बाद इसको हमारे इलाके में गिरली कहते हैं, गिरली आप समझते हैं ना, ये उसका ओरिजिनल फोटो है मेरे पास उस दस्तावेजों से। ये क्या करते हैं, लोहे के पत्थर के दो बड़े बड़े पार्ट उसको लकड़ी से जोड़ते हैं और वो रोड रोलर की तरह से वो चलता है। उन नौजवानों को मारकर इनको बिगड़ी उन पर चलाते थे, उनका कीमा बनाते थे, उनका कीमा बना दिया। और एक कथा है जिसका मेरे को अभी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं मिला है कि झांसी के आसपास कोई एक लाल सड़क है जो खून से लाल हो गई थी, उसको ऐसा माना जाता है कि वहां पर ये गिरडी चलती थी, और ये जो सच है जनता के बीच में जो मैं घूमा हूँ गाँव तो मुझे जो ये सच है मुझे इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं लगती है। उसके बाद राव तुलाराम जी बात करना चाहता हूँ। आप जानते हैं कि राव तुलाराम जी जो सबसे बड़े रसद सप्लायर थे, सबसे बड़े सप्लायर थे इनकलाबी सेना को। दिल्ली में इनकलाबी सेना को जो भी चाहिए होता था उसके लिए। और उनके बहादुर शाह जफर के नाम खत है और बहादुर शाह जफर की चिट्ठियां उनको है कि मैं ये 2000 बोरियां आ रही हैं, 800 तिरपाल आ रहे हैं, रसद आ रही है, पैसे आ रहे हैं, हथियार आ रहे हैं, ये सारे खत हैं फारसी के अंदर। और वो डरते रहे और उनके दोस्त, उनके साथी कौन थे? मेवात वगैरह से, महेंद्रगढ़ से, गुड़गांव से, रिवाड़ी से, झज्जर के नवाब अब्दुल रहमान, यूसुफ जही, अब्दुल समद खान, हिसार के मोहम्मद खान और बल्लभगढ़ के राजा नाहर सिंह। लेकिन गद्दारी की वजह से आप जानते हैं कि बिहार के अंदर उनको पीछे से हमला किया गया और बदकिस्मती से अंग्रेजों ने नागा साधुओं का सहारा दिया उसको, ये जिससे उम्मीद नहीं थी कि वो पीछे से हमला बोलेंगे और वो करेगा। लेकिन राव तुलाराम ने हथियार नहीं डाले। राव तुलाराम प्लानिंग करने के लिए कानपुर पहुंच गए नाना जी के पास, उनसे बातचीत करने के लिए, और ये तय हुआ भारत के बाहर जाओ। अफगानिस्तान और ये अफगानिस्तान चले गए। वहां कोशिश की कि वहां इस तरह का, लेकिन उनसे पहले वहां अंग्रेजों के दलाल वहां पहुंचे हुए थे, वहां के जो राजा थे उनके दलाल थे और वो वहां पर एक बीमारी से शहीद हो गए। तो राव तुलाराम जी, अकेले राव तुलाराम जी नहीं, कितने लोग उनके साथ थे। फिर मैं आपको अयोध्या ले आना चाहता हूँ। आजादी के बाद अयोध्या इस देश की सबसे बड़ी माइनॉरिटी के खिलाफ सबसे ज्यादा जहर उगलने वाला। तो लेकिन क्या हम जानते हैं 1857 के अंदर 2 सेनाएं वहां पर लड़ी। एक सेना थी हनुमानगढ़ी के पुजारी बाबा रामचरण दास और अमीर अली साहब जो अयोध्या के बहुत मशहूर मौलवी थे। हनुमानगढ़ी आज भी है। इन दोनों लोगों ने सेना बनाई और उसके बाद वो शहीद हुए और इनकी खाल उतारी गई इनको लटकाने के बाद। और
कुबेर टीला एक इमली के पेड़ पर इनको किया गया, और कुबेर टीला आज भी है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि वो सिर्फ अशफाकुल्लाह साहब के शहादत दिवस पर 19 दिसंबर को खुलता है, जब उसके अलावा हम इन शहीदों की शहीद स्थली जाकर नहीं देख सकते। बहुत हमने कोशिश की है कि आप इस स्थली को, कुबेर टीला को बाहर कर दो, लेकिन वो नहीं होता है। और उसके बाद दूसरी सेना जो बनाई गई राजा देवी बख्श की, अच्छा खान और शंभू प्रकाश, ये दोनों भी शहीद हुए, उनको भी वहां पर फांसी पर लटकाया गया। राजस्थान का मैं छोड़ रहा हूँ, बहुत कुर्बानी की दास्तान है, क्योंकि मुझे आदेश मिल गया है कि 15 मिनट मेरी जिंदगी और है ना बोलने की। केंद्रीय भारत में मालवा का मैं जरूर जिक्र करूंगा कि वहां तात्या टोपे, राव साहब, फिरोज शाह और मौलवी फजल की बड़ी सेना थी। उससे बड़ी सेना इनकलाबियों ने कहीं पर भी नहीं की थी। हाँ, 50,000 लोग थे इनकी सेना के अंदर, और इन्होंने अंग्रेजों को सेंट्रल इंडिया, जिसको मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र आज आप बोलते हैं, जितनी लड़ाइयां जीती हुई सामने, इन पर भी, जहां बाद के अंदर हिंदुत्ववादी संगठन पैदा हुए, हिंदुत्ववाद पैदा हुआ, रतलाम, इंदौर, देवास, इनके राजाओं ने पीछे से हमला किया। लेकिन उस लड़ाई की एक खास बात ये थी कि जब पीछे से हमला हुआ तो मौलवी फजलुल हक के 480 हिंदू मुसलमान सिख सिपाहियों ने 17 दिसंबर 1858 पीछे सेना के पीछे से हमला हुआ, और सेना के पीछे खड़े होकर जब तक ये मेन सेना आगे नहीं कर गई, एक आदमी शहीद हो गया। एक आदमी नहीं बचा इनमें से 480, और उस वक्त तक डटे रहे जब तक वो सारी मेन सेना 50,000 की आगे नहीं निकल गई। और क्या आप जानते हैं कि तात्या टोपे साहब को शिवपुरी के अंदर फांसी दी गई थी, सिंधिया राज परिवार। वो सिंधिया राज परिवार है जिसका मंत्री कांग्रेस के राजमंडल में भी रहता है, जिसका मंत्री जनता पार्टी के राजमंडल में भी रहता है, जिसका मंत्री बीजेपी के मंत्रिमंडल में भी रहता है। झांसी रानी लक्ष्मीबाई जंग हारती हैं झांसी के किले पर 4 अप्रैल 1858 को। उनके आर्टिलरी के चीफ हैं गुलाम गौस, उनके घुड़सवार सेना के चीफ हैं खुदा बख्श। दोनों शहीद होते हैं 4 अप्रैल 1858। जो लोग कहते हैं ना कि 1857 और 1857 में खत्म हो गया, तो उनको पता ही नहीं है इतिहास के बारे में। 4 अप्रैल 1858। और ये शहीद होने से पहले रानी को सलाह देते हैं कि आप जब तक सिंधिया जो असली गद्दार है, जो अंग्रेजों का मेन दल्ला है, अगर आप उसको नहीं हराओगे तो रानी अपनी सेना को लेकर ग्वालियर के किले पर कब्जा करती है। और जो ग्वालियर के किले पर शहीद होती हैं 17 जून 1858। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, अंग्रेज जिस भी बड़े क्रांतिकारी को मारते थे या किसी को मारते थे तो उनको एक रिपोर्ट, बल्कि रोज की सेना की एक रिपोर्ट भेजते थे। अंग्रेज पहले साम्राज्यवादी शासक हैं जो हर चीज का रिकॉर्ड रखते थे और उसको एक दफ्तर में दाखिल करते। पहला साम्राज्यवादी, इसीलिए उनका साम्राज्यवाद थोड़े ज्यादा दिन भी चला। मुझे बहुत खुशी हुई वो जानकर कि वो मेरा लेख जलियांवाला बाग पर छापा है मनीषा मैडम ने जन विज्ञान पत्रिका में, और मैंने उस सवाल को उठाया है कि अंग्रेज साम्राज्यवाद क्यों इतना लंबा चल गया। क्योंकि उन्होंने आर्काइव बनाया, दुनिया का सबसे पहला आर्काइव उन्होंने कलकत्ते में 1800 कुछ के अंदर बना दिया। 1911 में वो दिल्ली आ गया था। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई को जो रिपोर्ट भेजी है जिसने महाराणा सर्जन ने, उसने लिखा कि उनकी लाश के ऊपर एक और की बचपन की नौकरानी मुंदरा की लाश पड़ी हुई थी। वो मुंदर नाम था उनका, मुंदर मुसलमान बच्ची थी। बचपन से उनकी पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर थी, आप उनको नौकर कह सकते हैं, लेकिन लड़ाई में उनके साथ रहती थी। तो उस सर्जन ने लिखा है कि रानी लक्ष्मीबाई मर्दों का ड्रेस पहनी हुई थी और उनके ऊपर मुंदर जो उनकी उसने एक नाम इस्तेमाल किया, क्या कहते हैं वो ऊपर पड़ी थी। तो ये रानी का है। रोहिलखंड के अंदर आप जानते हैं कि रोहिलखंड वो इलाका है जो सबसे ज्यादा देर तक 59 तक चलता रहा। वहां प्राइम मिनिस्टर बनाए गए थे बहादुर शाह जफर के द्वारा, खान बहादुर खान, और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाए गए थे खुर्शीद। ये भी 2 साल तक लड़ते रहे और इसमें इनको हरमाने के अंदर बहुत बड़ा रोल रहा हिंदू नेपाल के राजाओं का। उनकी सेना आई, उनकी
की सेनाएं 20,000 की तादाद के अंदर, और सर सैयद का, इस दलाल का, इस गद्दार का, इस जलील आदमी का उसमें बहुत रोल रहा। उसने हिंदू मुसलमान जमींदारों के आपस में इतना लड़ाई कराया, एक दूसरे की लड़कियों को रेप करा दिया, और जो जमींदार हिंदू मुसलमान थे वही आपस में भिड़ने लगे जो अंग्रेजों से कर रहे। तो ये होता है। और उसमें खान बहादुर खान खुशीराम और उनके 243 सहयोगियों को एक ही दिन 24 फरवरी 1860 को बरेली कमिश्नरी के सामने सामूहिक फांसी दी गई। कौन से सन की बात हो रही है जनाब? ये 1860, 1857, अभी 1860 के अंदर चल। उसके बाद सबसे महानतम कुर्बानी, हालांकि गलत ही होगा, इससे भी कोई महानतम कुर्बानी जरूर होगी। थाना भवन एक जगह है, आपके यहां से बहुत दूर नहीं होगा। थाना भवन ये देवबंद सहारनपुर रोटी के आसपास, उसको जाकर जैसे गंगा नहान करने जाते हैं या हज करने जाते हैं, वहां पर जाना शुरू कीजिए, तब ये देश बचेगा। 14 औरतें शहीद हुई हैं, उनके नाम बता रहा हूं, उनकी जातियां आपको बता रहा हूं। कोई नहीं जानता, किसी स्कूल में कहीं पर, कहीं टीवी पर आप नहीं सुनते हैं। हमने अपने आर्काइव्स को जाकर भी नहीं देखा है। असगरी बेगम एक सैयद थी, इनके दोनों बेटे और पति पहले मारे जा चुके हैं वहां पर। आशा देवी गुजर थी, बख्तावरी, इनकी जानकारी नहीं मैं हासिल कर पाया हूं। भगवती देवी त्यागी थी, हबीबा गुजर थी, सलमान गुजर, इंदर कौर जाट थी, जमीला पठान थी, मामकौर चरवाहा परिवार से थी, रहीमी राजपूत मुसलमान थी, राजकौर राजपूत हिंदू थी, शोभा देवी ब्राह्मण थी, उमदा जाट थी, भगवानी और बीबी, इनकी मैं पारिवारिक वो नहीं अभी तक हासिल कर पाया, कोशिश जारी है। मैंने आपको इनकी जातियां धर्म इसलिए नहीं बताया है कि खंडित करने के लिए देश को, इसलिए बताया कि आज जो लोग कह रहे हैं कि ये देश इसका है, ये इसका है, ये इसका है, ये इसका है, वो अपने शहीदों के साथ गद्दारी कर रहे हैं, उनका अपमान कर रहे हैं, इस देश की धरती माँ का वो अपमान कर रहे हैं। 14 औरतें अलग अलग धर्मों की सबसे छोटी बच्ची हबीबा 18 साल की है, हथियार उठाए इन्होंने। और 1857 के बाद जिन शहरों को जमीन दोज किया गया, मस्मार किया गया, जलियांवाला बाग उसमें से एक है। और ये गिरडी जो मैंने दिखाया, 50 गिरडियां लगाई गई थी वहां के सबको पूरे उसको गिराने के लिए। उसके बाद मैं बाकी सब छोड़ रहा हूं। आप 1857 की जो असली बात मैं आपके पास आता हूं। और क्या ये 1857 में खत्म हो गया? बिल्कुल नहीं। जलियांवाला बाग उसी तारीख को होता है, उसी दिन होता है जिस दिन मेरठ के अंदर इनकलाब शुरू हुआ। संडे था जलियांवाला बाग के अंदर। सरकारी अनुमान के हिसाब से 3000 से ज्यादा शहीद हुए, लेकिन अंडर कमीशन ने कहा कि 381। एक मिनट के लिए हम मान लेते हैं कि 381। 20,000 लोग थे, मैंने जो दस्तावेजों से जमा किया। और 20,000 लोग में जब आप खुलेआम फायरिंग करेंगे तो सिर्फ 381 लोग नहीं मर सकते। और बदकिस्मती यह है कि अभी जो वहां का पुनर्जीवन उद्धार हुआ है उसमें सब कुछ मलियामिल कर दिया है। अब वो एक पिकनिक स्पॉट है, अब वो सेल्फी लेने का स्पॉट है। वो सारा हमारे जो थे उसको सबको खत्म कर दिया गया। शहीदों में 222 हिंदू, 96 सिख और 63 मुसलमान। 63 मुसलमानों में 40 कश्मीरी। कश्मीर क्योंकि कश्मीरी लोग वहां पर बहुत धंधा करने या कालीन के काम से या वजन ढोने आते थे। आज भी आप अमृतसर में चले जाएंगे, वजन ढोने वाला आपको कश्मीरी गरीब मुसलमान भी मिलेगा। किन कश्मीरियों को आप आज कहते हैं गद्दार? फिर आपको बता रहा हूं, 381 शहीदों में से 222 हिंदू, 96 सिखों को आप खालिस्तानी बताते हैं, और 63 मुसलमान। और कौन सा पेशा नहीं है जिसमें ये नहीं थे? दुकानदार, वकील, सरकारी कर्मचारी, लोहार, बढ़ई,
तरखान बड़ा ही होता है, अरोड़ा, वकील, खत्री, अंडर कमीशन, अंग्रेज ना रिकॉर्ड बड़ा जबरदस्त रखते थे। चोरी चोरा का नाम आपने सुना है? 19 शहीद होते हैं, 7 मुसलमान। 19 शहीद होते हैं, 7 मुसलमान। अब्दुल्ला, भगवान, विक्रम, बुद्धि, कालीचरण, लाल मोहम्मद, लोटी, महादेव, मेघू अली, नजर अली, रघुवीर, राम लगन, रामरूप, दुदाली, सहदेव, संपत पुत्र, मोहन, संपत, श्याम सुंदर और सीताराम। काकोरी के 4 शहीद। कोई नौजवान बताए कि आज कौन 4 शहीद हैं? राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह और तीसरा अशफाकुल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह। और अशफाकुल्ला और राम प्रसाद बिस्मिल ने हिंदू वाले संगठनों और मुसलमान वाले संगठनों के बारे में जो लिखा है वो क्या काम कर रहे हैं, वो तो मुझे आदेश हो गया, मैं आपको नहीं सुना सकता, लेकिन मेरे साथ अलग बैठिएगा, मैं आपको उनके अपनी शहादत से 2 दिन पहले जो खत लिखे हैं वो मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा सर। नहीं तो आप मेरे से वैसे संपर्क कीजिएगा, मैं बात कर। और उसके बाद जलियांवाला बाग का बदला लेता है एक बंदा उधर से, तो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। उधम सिंह 20 साल इंतजार करते हैं और 13 मार्च 1940 को जो एक बचा हुआ है सर माइकल ओटावर, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था पंजाब का या गवर्नर था, उसको जाके कैस्टन हाउस के अंदर गोली मार दी 13 मार्च 1940 को। ये 20 साल के हैं जब जलियांवाला बाग हुआ, शहर के अंदर ही है, सब दिल के अंदर गुस्सा लिए हुए हैं और इंग्लैंड पहुंचना चाहते हैं किसी भी तरह से, दोनों से बदला लेने के लिए। लेकिन जिसने गोली चलवाई वो मर चुका है, ऐसे ने उसको नहीं छोड़ा, तो इस जनरल माइकल ओटायर बचा हुआ। तो और कहां जाते हैं? यूरोप के देशों में जाते हैं, रूस जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, पढ़ाई का काम करते हैं, ट्रेड यूनियनों में काम करते हैं, कम्युनिस्ट है, कम्युनिस्ट हो चुके हैं, लाल झंडे की जाके कम्युनिस्ट पार्टियों के अंदर काम करते हैं और पकड़े जाते हैं, ले लिए जाते हैं। उनसे पूछा जाता है तेरा नंबर योर नेम? मोहम्मद सिंह आजाद। व्हाट इज हिज नेम? मोहम्मद सिंह आजाद। क्या था ये मोहम्मद सिंह आजाद? एक मुसलमान नाम, एक हिंदू नाम, एक सिख नाम। राम मोहम्मद सिंह नालायकों ने जो अपने आप को प्रगतिशील कहते हैं, उन्होंने इसमें राम जोड़ दिया, लिख दो। राम मोहम्मद सिंह आजाद। इसलिए जोड़ दिया कि आजाद तो किसी हिंदू का नाम हो ही नहीं सकता है, उर्दू का नाम है तो हिंदू का नाम कैसे होगा? और उधम सिंह जी ने खत लिखा है, जो मुझे मोहम्मद सिंह आजाद के अलावा मेरा नाम लेगा वो मेरा दुश्मन होगा। उन्होंने मैसेज छोड़ा है और नारा क्या लगाया? डाउन विद इंपीरियलिज्म, इनकलाब जिंदाबाद। वो भगत सिंह का फोटो रखते थे, जैसे भगत सिंह सराबा का फोटो रखते थे, सबसे कम उम्र का शहीद सराबा, भगत सिंह उनका फोटो रखते थे और ये भगत सिंह का फोटो। और इन्होंने सांप्रदायिकता के खिलाफ, जातिवाद के खिलाफ जो लिखा है पंजाबी उर्दू के अंदर, वो भी 10 मिनट कभी मिलेगा तो मेरे साथ जरूर बात कीजिएगा, लेकिन मेरे को ऐसा लगेगा मैं जैसे पूरा मेरा यहाँ आना पूरा नहीं हुआ। उसके बाद आप जानते हैं 1942 में नेता सुभाष चंद्र बोस जी ने INA बनाई। आज ये हिंदुत्ववादी सुभाष चंद्र बोस जी की बहुत बात करते हैं। सुभाष चंद्र बोस जी जब INA बना रहे थे, सावरकर साहब अंग्रेजों की सेना में भर्ती करा रहे थे उनके खिलाफ, मुस्लिम लीग के साथ सरकारें चला रहे थे सिंध के अंदर, बंगाल के अंदर और नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर के अंदर। ये बैठे हैं नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर के, बैठे हैं बीबी कपूर, और ये इनका जो गांव है ईसा खेल के अंदर इनके दादा की जो दुकान थी आज भी वहां खोली नहीं है, मुसलमानों ने उसको बंद करके रखा है कि वही आकर लेंगे। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो इससे पूछ लीजिएगा। यानी बहुत
बहुत कमीने लोग भी थे लेकिन बहुत अच्छे लोग भी। आज भी दुकान पर ताला, इनको फोटो भेजते हैं और जैसा कि सुभाष चंद्र बोस जी के जो कमांड थी, समान कियानी, कर्नल लोंगडान, कर्नल भोसले, कर्नल एहसान कादिर, मेजर प्रकाश, जीएस ढिल्लों, पीके सहगल। शानबाज। हम में से कितने लोग जानते हैं आईएनए को जो सबसे पहले फंड चाहिए था, उसमें नेताजी को जिस एक कारोबारी ने बर्मा में, रंगून में 1 करोड़ रुपए दिए थे, 1 करोड़ रुपए, उसका नाम क्या था? अब्दुल हमीद यूसुफ आरमानी। 1 करोड़ रुपया अंग्रेज राज में रहते हुए। आज उनका नाम लेवा नहीं है, कोई उनको नहीं जानता है। अच्छा मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी बात लगभग खत्म हो गई है, लेकिन मैं सिर्फ एक चीज पर आपसे जरूर अपनी बात खत्म करूंगा कि ये सब तो है, लेकिन इससे लड़ा कैसे जाए? और इसके लिए मैं बहुत महान कलाकार, नाटककार, गीतकार और फांसीवाद के खिलाफ लड़ने वाला बहुत महानतम लेखक ब्रेख्ट, जर्मन की बात कर रहा हूँ। बर्टोल्ट ब्रेख्ट सारी जिंदगी लड़े, कभी हथियार नहीं डाला। ऐसे ऐसे नाटक किए, ऐसे ऐसे गीत लिखे जो हम हमारे जैसे 10-12 उम्र विद्या खेलते रहे, करते रहे। निशान के साथ गाते हैं उनके गीत, निशान के साथ छोटे छोटे नाटक करते हैं। उन्होंने कहा जब इस तरह का दौर है तो 5 काम उन्हें करने चाहिए। नंबर 1, सच को कहने की हिम्मत। नंबर 1, सच को पहचानने का जज्बा। नंबर 3, सच को औजार के तौर पर इस्तेमाल करने का तरीका आना चाहिए। यानी अगर हम एक सच जानते हैं और सच को छुपाया जा रहा है तो उस सच को आप कैसे औजार के तौर पर इस्तेमाल करोगे, वो आपका आना चाहिए। चौथा, ये सच किन लोगों के बीच में लेकर जाना चाहिए? जो पागल हैं, जिनको कोई नहीं सुधार सकता, जिनको अल्लाह मियां की उतर आए और उनको कोई तावीज पिला दे वो भी नहीं सुधर सकते, उनके साथ बहस नहीं करनी है, अपने फूटे गाड़ने हैं। जिन लोगों को सुना सकता है, जिनको ले सकते हैं, उनको अपने साथ खड़ा करना है। वक्त बेवकूफों को समझाने का वेस्ट नहीं करना है, चाय खाने की बातचीत नहीं करनी। और 5वीं बात, उन लोगों को सक्रिय करना है, उन लोगों को पहचानना है और उन लोगों को सक्रिय करना है। और अंतिम बात जो उन्होंने कही, भूखे इंसानों किताबों तक पहुंचो। ये एक हथियार है। भूखे इंसानों किताबों तक पहुंचो, ये एक हथियार है। और बिल्कुल लास्ट, बिल्कुल लास्ट, लेनिन के नाम से तो वाकिफ है। लेनिन के नौजवान मिले और उन्होंने कहा कि कॉमरेड हम क्या करें? लेनिन ने कहा लर्न, जानो। कॉमरेड उसके बाद क्या करें? जानो। तीसरी बार पूछा क्या करें? जानो। जानो। चौथी बार पूछा कॉमरेड उसके बाद क्या करें? जानो, यानी सच को जानो। उससे अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। और लेनिन ने नौजवानों से कहा कि अपने कोट का कपड़ा काटने से पहले उसको 10 बार नापो। मतलब क्या है? जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना है, कॉमन सेंस के बिना कोई काम नहीं करना है, लोगों को साथ लिए बिना कोई काम नहीं करना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ चीजें रहती होंगी तो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, आपके साथ बीच में बात कर दूंगा। अच्छा, दूसरी बात है, अगर आप इजाजत दें खत्म कर दें शहीदों की याद के गाने से। आ जाइए, लाल झंडे वाला आ जाइए।